दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो सन 2010 की है। यानी आज से लगभग 12 साल पुरानी, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये एक खूनी वारदात है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को जान से मारकर उसके जिस्म के 70 टुकड़े कर देता है और अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहता है। खुद ही खाना बनाता, सारा काम करता, बच्चों को स्कूल छोड़ता और बच्चों को इस बात की भनक भी नहीं लगती है। 70 टुकड़े कर दिल दहला देने वाले हत्या के जुर्म में उम्र कैद काट रहे मुजरिम को इलाज के लिए 26 जुलाई 2022 को कोर्ट ने 45 दिन की शॉर्ट टर्म बेल दी है। ऐसे ही दिल दहला देने वाली वारदात की चर्चा से एक बार फिर देश दहला हुआ है। यानी 18 मई 2022 को एक प्रेमी आफताब ने अपनी प्रेमिका सरदा की हत्या कर 35 टुकड़े में उसके लाश को अलग अलग इलाके में फेंक देता है। इस केस में भी आरोपी आफताब हत्या करने के बाद उसी घर में आराम से रह रहा होता है। आइए जानते हैं कि 12 साल पुरानी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाला कैसे पकड़ा गया, कैसे खुला ये राज। कहानी कुछ इस तरह से है। दिल्ली के रहने वाले राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी में प्यार हो जाता है। 7 साल तक प्यार परवान चढ़ता है। उसके बाद दोनों 10 फरवरी 1999 में शादी कर लेते हैं। दोनों काफी पढ़े लिखे थे। अनुपमा MCA की पढ़ाई कर रही थी और राजेश गुलाटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि US में नौकरी करता था। MCA के पढ़ाई के बाद अनुपमा गुलाटी भी US चली जाती है। कुछ अरसे के बाद दोनों वापस दिल्ली आ जाते हैं। इसी बीच दोनों के जुड़वा बच्चे भी होते हैं। बच्चों की उम्र उस वक्त 5 साल के करीब थी। राजेश गुलाटी को कोलकाता में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है और वह वहां नौकरी करने चला जाता है। कोलकाता में जहां राजेश गुलाटी रहता था, वहां पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा औरत से उसे प्यार हो जाता है और फिर राजेश गुलाटी उससे भी शादी कर लेता है। इस बारे में अनुपमा गुलाटी को खबर लग जाती है और यहाँ से दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जब भी राजेश गुलाटी कोलकाता से दिल्ली आता तो इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में काफी झगड़ा होता था। इससे राजेश गुलाटी बहुत परेशान रहता था। अंत में उसने किसी तरह से अनुपमा गुलाटी को समझाया, माफी मांगा और कोलकाता वाली बीवी को छोड़ देता है। अब एक बार फिर से अनुपमा गुलाटी और राजेश गुलाटी दिल्ली में रहने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने फैसला किया कि दिल्ली से कहीं दूर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और पिछली बातों को भुलाकर आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारते हैं। इसके बाद दोनों देहरादून में शिफ्ट हो जाते हैं। देहरादून में ही दोनों रहने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा होता था और इस झगड़े में कोलकाता की उस औरत के बारे में भी जिक्र होता था। फिर भी किसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि अनुपमा गुलाटी ने राजेश गुलाटी की पुलिस में शिकायत कर दी। चूंकि बच्चे दोनों के साथ रहना चाहते थे, इसलिए दोनों में सुलह होता है और राजेश गुलाटी को 20,000 रुपये महीने अनुपमा गुलाटी को देने के लिए कहा जाता है। राजेश गुलाटी अनुपमा गुलाटी को हर महीने खर्चे के लिए 20,000 रुपया देता था और दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे। कुछ दिनों बाद अनुपमा गुलाटी और ज्यादा पैसा राजेश गुलाटी से मांगने लगी। इसके बाद 17 अक्टूबर 2010 को दोनों में इन सब बातों को लेकर काफी झगड़ा होता है और दोनों में धक्का मुक्की भी हो जाता है। इस धक्का मुक्की में राजेश गुलाटी अनुपमा गुलाटी को जोर से धक्का देता है। अनुपमा गुलाटी का सर पलंग के कोने से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। राजेश गुलाटी को पहले तो लगता है कि अनुपमा गुलाटी मर गई,
लेकिन जब सांसें देखता है तो उसकी सांसें चल रही थी। दूसरी तरफ राजेश गुलाटी को यह डर सताता है कि अगर यह होश में आ गई और पुलिस में चली गई तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए राजेश गुलाटी अनुपमा गुलाटी को मारने का फैसला कर लेता है। घर में रखे कॉटन को उसके मुंह में डाल देता है और उसके मुंह को तब तक दबाए रखता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। जिस वक्त वो अनुपमा की हत्या कर रहा था उस वक्त उसके दोनों बच्चे दूसरे कमरे में थे, लेकिन उन बच्चों को इस बात की भनक नहीं लगती है। अनुपमा गुलाटी की हत्या के बाद राजेश गुलाटी उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। पहले तो उसने सोचा कि उसकी लाश को घर से दूर किसी सुनसान इलाके में फेंक देगा, लेकिन घर से गाड़ी तक लाश ले जाते वक्त कोई देख न ले, इस बात का डर उसे सताने लगा। इसके बाद वह लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा और फिर एक फिल्म उसने देखी थी जिसमें एक साइको किलर लड़की का रेप करने के बाद उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। उसने भी ऐसा ही करने का सोचा। दूसरे दिन वह बाजार गया और वहां से एक बड़ा सा डीप फ्रीजर, लोहा काटने की आरी और मार्बल कटर लेकर आया और इसके बाद राजेश गुलाटी लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और उन्हें पॉलिथीन में भरकर फ्रीजर में डाल देता। जिन दिनों उसने अनुपमा की हत्या की थी उन दिनों बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए बच्चे घर पर ही थे, लेकिन बच्चों का कमरा अलग होने की वजह से बच्चों को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि बच्चे ने राजेश गुलाटी से उसकी मां अनुपमा गुलाटी के बारे में पूछा तो गुलाटी ने कहा कि उसकी मां कुछ जरूरी काम से उसके नाना नानी के घर गई हुई है। राजेश इंतजार करने लगा कि स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाए, तब वह अनुपमा गुलाटी के लाश के टुकड़े करेगा। स्कूल खुलने के बाद बच्चों को वही स्कूल भेजता और डीप फ्रीजर से लाश निकालकर बाथरूम में लाता है और सबसे पहले लाश के दोनों पैर घुटने से नीचे काटता है, उसके बाद एक हाथ काटता है। इतने में ही उसे बहुत वक्त लग गया और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था। उसने लाश के 2 टुकड़े किए, उसे पॉलीथीन में पैक कर डीप फ्रीजर में रख देता है और बाकी के लाश के हिस्से को भी डीप फ्रीजर में रखकर ताला लगा देता है। हर रोज इसी तरह से बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वह लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर पॉलीथीन में रखता और बाकी के लाश को डीप फ्रीजर में रख देता। इस तरह से कई दिनों तक राजेश गुलाटी लाश के टुकड़े किए और डीप फ्रीजर में रख दिया। अब उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसने सोचा अगर वह ज्यादा पॉलीथीन में भरे लाश के टुकड़े को एक साथ ले जाएगा तो किसी को शक हो सकता है। इसलिए उसने सोचा कि जब भी बच्चों का स्कूल से छुट्टी होगा यानी सैटरडे और संडे, इन दिनों वह बच्चों को घुमाने के लिए दूर ले जाएगा और साथ में 1 या 2 पॉलीथीन में भरे लाश के टुकड़े का रख लेगा और कहीं दूर खाई में फेंक देगा। और इसी तरह से वो हर सैटरडे और संडे को अपने बच्चों के साथ उनको घुमाने निकलता और मसूरी रोड पर जंगल में उन टुकड़ों को फेंकता। इधर अनुपमा गुलाटी के परिवार के सदस्य लगातार अनुपमा गुलाटी को फोन करते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती। जब अनुपमा गुलाटी का फोन नहीं लगता है तो अनुपमा गुलाटी के घर वाले राजेश गुलाटी को फोन करते हैं। राजेश गुलाटी कहता है कि उसका झगड़ा हुआ था और वह कहीं चली गई है। बार बार वही जवाब देता था जब भी अनुपमा गुलाटी के परिवार के किसी सदस्य का फोन आता।
इधर राजेश गुलाटी बच्चों को स्कूल छोड़ता, खाना बनाता, मतलब सब कुछ खुद ही करता। लेकिन जब 2 महीने के आसपास हो गए और अनुपमा गुलाटी से अनुपमा गुलाटी के परिवार वालों की बात नहीं होती है, तो अनुपमा गुलाटी का भाई सिद्धांत प्रधान राजेश गुलाटी के घर पहुंचता है और अनुपमा गुलाटी के बारे में पूछता है। राजेश गुलाटी फिर से कहता है कि उसका और अनुपमा गुलाटी का झगड़ा हुआ था और वह कहीं चली गई है, वह ऐसी ही है। अनुपमा गुलाटी का भाई राजेश गुलाटी से कहता है कि इतने दिन हो गए, आपने पुलिस में इसकी शिकायत क्यों नहीं की। राजेश गुलाटी कहता है पुलिस में शिकायत इसलिए नहीं की, झगड़ा करके गई है और आ जाएगी। लेकिन अनुपमा गुलाटी का भाई पुलिस में कंप्लेन करने की बात करता है। जैसे ही राजेश गुलाटी के साथ अनुपमा गुलाटी का भाई कंप्लेन करने के लिए निकलता है, तभी अनुपमा गुलाटी के मोबाइल से अनुपमा गुलाटी के भाई को मैसेज आता है कि भैया मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जैसे ही यह मैसेज अनुपमा गुलाटी के भाई को आता है, वह यह मैसेज राजेश गुलाटी को दिखाता है, जिस पर राजेश गुलाटी कुछ खास रिएक्शन नहीं करता, कहता है वह ऐसी ही है। अनुपमा गुलाटी का मैसेज आना, वह भी जब वह पुलिस में कंप्लेन लिखाने जा रहा था, तब कहीं ना कहीं अनुपमा गुलाटी के भाई को शक होता है। लेकिन फिर भी राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी का भाई पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कंप्लेन लिखाते हैं। गुमशुदगी की कंप्लेन लिखने के बाद पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि 57 दिन से अनुपमा गुलाटी लापता थी। सबसे पहले पुलिस राजेश गुलाटी के घर पर आती है और पूछताछ करती है, क्योंकि कंप्लेन लिखाने वाला अनुपमा गुलाटी का पति और अनुपमा गुलाटी का भाई था, इसलिए पुलिस राजेश गुलाटी से पूछताछ करती है, घर में भी देखती है। पुलिस को सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। पूछताछ करके जब पुलिस की टीम बाहर निकल रही थी, तब अचानक एक पुलिस वाले की नजर ड्राइंग रूम में पड़े एक बड़े से डीप फ्रीजर पर पड़ी। नॉर्मली घर में फ्रिज होता है, डीप फ्रीजर शायद ही कोई रखता है, वो भी इतना बड़ा। वह पुलिस वाला अपने सीनियर पुलिस वाले को इस बारे में बताता है। पुलिस को डीप फ्रीजर का घर में होना अजीब सा लगता है। जब पुलिस इस बारे में राजेश गुलाटी से पूछती है, तो वो उसका कुछ सही से जवाब नहीं दे पाता है और पहली बार उसके चेहरे पर पुलिस को घबराहट दिखती है। डीप फ्रीजर में ताला भी लगा हुआ था, यह भी अजीब बात थी। जब पुलिस डीप फ्रीजर को खोलने की बात करती है, तो राजेश गुलाटी कहता है इसके ताले की चाबी अनुपमा ही रखती है, मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस हर हाल में डीप फ्रीजर के अंदर क्या है देखना चाहती थी। मजबूरन राजेश गुलाटी को डीप फ्रीजर के ताले की चाबी देनी पड़ी। इधर पुलिस डीप फ्रीजर खोल रही थी और उधर राजेश गुलाटी की हालत खराब हो रही थी। जैसे ही डीप फ्रीजर को खोला गया, उसके अंदर प्लास्टिक की ढेर सारी पॉलिथीन की थैली में कुछ रखा हुआ था। उसमें से एक थैली को निकाला गया और चेक करने की कोशिश की गई। पुलिस ने जब थैली को चेक किया तो उसके अंदर कुछ मांस के टुकड़े निकले, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह मांस का टुकड़ा किसका है। इसी तरह से दूसरी थैली खोली गई, तीसरी थैली खोली गई। तीसरी थैली में पुलिस को इंसानी उंगली के टुकड़े मिले। इसके बाद पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि छोटे छोटे पीस करके अलग अलग थैली में राजेश गुलाटी ने अनुपमा गुलाटी के सबके टुकड़े को रखा था। डीप फ्रीजर में टुकड़ों में कटी लाश अनुपमा गुलाटी की ही है
राजेश गुलाटी की हालत खराब थी। वह कोई पेशेवर मुजरिम तो नहीं था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो टूट जाता है और फिर पूरी कहानी पुलिस को बताता है। यह कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है। राजेश गुलाटी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर कुछ सालों बाद राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। राजेश गुलाटी का अनुपमा गुलाटी को मारने का इरादा नहीं था। धक्का मुक्की में उसकी मौत हो जाती है और फिर उसके बाद वह जो करता है, लाश के छोटे छोटे टुकड़े, वह हैरान और खौफनाक वारदात थी। अभी हाल ही में जुलाई 2022 को राजेश गुलाटी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी है। इस आधार पर उसने हाई कोर्ट से शॉर्ट टर्म बेल की मांग की थी। जेल में अच्छे आचरण के लिए उसे जेल प्रशासन की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया था। ऐसे में वह जमानत के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। 26 जुलाई 2022 को सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आरोपी को इलाज के लिए 45 दिन की शॉर्ट टर्म बेल दी है। तो दोस्तों, ये थी अनुपमा गुलाटी और राजेश गुलाटी की खौफनाक कहानी। इस मामले को अगर देखें तो इसमें राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी के 70 टुकड़े कर दिए मार के और अलग अलग डीप फ्रीजर में रखकर अलग अलग जगहों पे उसे फेंकता रहा। इस हत्या का खुलासा करीबन लगभग 60 दिन के आसपास हुआ। अगर दूसरा आज का हम देखें मामला तो आफ्ताब पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा का कत्ल करता है, उसके 35 टुकड़े करता है और उसको भी वो जंगल में इधर उधर फेंक देता है। दोनों घटनाओं को अगर आप देखें तो दोनों में क्रूरता ही दिखती है, बहुत ज्यादा क्रूरता है। एक ने 70 टुकड़े किए, दूसरे ने 35 टुकड़े किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आफ्ताब पूनावाला को आने वाले दिनों में माननीय अदालत की तरफ से क्या सजा दी जाती है। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।